है। हुकूमत ने डी वाटरिंग के ज़रिए और जो एक नेशनल ड्रेनेज है उसके ज़रिए, नेचुरल ड्रेनेज जो है उसके ज़रिए और डी वाटरिंग के ज़रिए इस वक्त सिंध भर में 70% पानी जो निकाल दिया गया है। और वज़ीर आला साहब और उनकी पूरी टीम जो है, जिसमें इरिगेशन डिपार्टमेंट, पब्लिक हेल्थ डिपार्टमेंट और लोकल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट और पीडीएमए की जो मशीनरी है वो सारी काम कर रही हैं। और मकसद यही है कि फौरी तौर पर इस पानी को निकाल दिया जाए। और टारगेट चीफ मिनिस्टर साहब ने रखा है इनको कि 30 अक्टूबर तक इसको निकाला जाए, लेकिन डेफिनेटली इसमें चैलेंजेस भी हैं, तो उस पर पूरी कोशिश की जा रही है। सेवन और दादू का जो रोड था, जो कि अंडर द वाटर था और वो मोटरेबल नहीं था, उसको भी वहाँ से पानी निकाल के उस रोड को क्लियर कर दिया गया है। अब वहाँ पे ट्रैफिक जो है वो मामूल के हिसाब से चल रही है। सिंध हुकूमत ने सिंध पीपुल्स हाउसिंग कंपनी फॉर्म की है। सिंध हुकूमत ने सिंध पीपुल्स हाउसिंग कंपनी एक फॉर्म की है और उसकी जिम्मेदारी होगी कि जितने भी घर लोगों के पार्शियली डैमेज हुए या मुकम्मल तौर पे गिर गए थे, उनकी रिहेबिलिटेशन स्टार्ट की जाए। इस मद में सिंध पीपुल्स हाउसिंग कंपनी गवर्नमेंट ऑफ सिंध ने जो है वो फॉर्म की है और उसका काम होगा कि जितने भी मकानात गिर गए हैं या पार्शियली डैमेज हुए हैं उनको हुकूमत पैसे देगी और वो घर बनाए जाएंगे। और उसमें उस मद में हम मुख्तलिफ NGOs को भी शामिल करेंगे कि वो प्रॉपर तरीके से मॉनिटरिंग करते रहें, डैमेजेस का तखमीने के लिए और कितनी नुकसानात हुए हैं उसके लिए गवर्नमेंट ऑफ सिंध ने मुख्तलिफ डिस्ट्रिक्ट्स में कमिटीज़ बनाई हैं, जिसमें तहसीलदार लेवल तक लेकर UC सेक्रेटरीज जो लोकल गवर्नमेंट के होते हैं वो और मुख्तलिफ लोगों को शामिल किया गया है कि वो सब मिलकर जो है उनको असेसमेंट करें। और उसमें काफ़ी जगहों पर पाकिस्तान आर्मी की भी मदद ली जा रही है कि वो भी उनके भी जवान उस कमिटीज़ में हों। नेशनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी जो NDA में है, उनके नुमाइंदे भी उनमें शामिल हो, जितना भी वो मैन पावर कर सकें, ताकि इस पूरे प्रोसेस को ट्रांसपेरेंट बनाया जा सके कि कोई मुस्तहक रह नहीं जाए और कोई ऐसा शख्स जो मुस्तहक नहीं है वो उसका फ़ायदा ना ले सके। तो उसके लिए वो कर दिया गया है, जैसे कमेटी वो काम कर रही है और अभी तक कोई 2.5 लाख तक घरों का जो है वो डेटा आ चुका है और उसमें तस्वीरें आ रही हैं, वीडियोज़ आ रही हैं उन घरों की, ताकि आप वेरीफाई कर सकें, कोई ज़बानी जमा खर्च ना हो कि जी ये घर कितना इसको नुकसान हुआ है, इसकी वीडियो आ गई, तस्वीर आ गई, फिर उसका जो हाउस होल्ड है उसका शनाख्ती कार्ड की कॉपी आ गई, शनाख्ती कार्ड का नंबर आ गया, ताकि हर डेटा जो है वो प्रॉपर तरीके से वो कंपाइल हो सके और उसको मुकम्मल तौर पर ट्रांसपेरेंट बनाया जा सके। अभी तक जो बीज वगैरह के लिए जो ग्रोवर्स को देने हैं, क्योंकि लोगों की बहुत बड़ी तादाद में तबाही हुई है, तो सिंध गवर्नमेंट ने ग्रोवर्स की जो बीज है उसके लिए 7 अरब रुपए वो रख दिए हैं कि जी उन तमाम इनिशियली ज़रा इसमें फेडरल गवर्नमेंट भी पिच इन करेगी कि उनको यूरिया और ये बीज मिले ताकि वो लोग अपना वो स्विंग कर सकें और रबी की फसल जो है वो लोग उठा सकें। एक और इशू है आजकल कराची में ख़ास तौर पर ज़्यादा हाईलाइट हुआ है, वो मिल्क महंगा हुआ है। दूध जो है वो कुछ दुकानदार और मुनाफाखोर लोग हैं, उन्होंने उसके रेट्स बढ़ाए हुए हैं। इस मद में वज़ीर आला साहब ने सख्ती से नोटिस लिया और कमिश्नर कराची को हिदायत जारी की कि जहाँ जहाँ पर मुनाफाखोरी हो रही है और जो दूध के दुकानदार हैं जो महंगा दूध बेच रहे हैं उनके खिलाफ स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाए। तो अभी तक उस एक्शन के नतीजे में गवर्नमेंट ऑफ सिंध ने कमिश्नर साहब की सदारत में जो कमेटी बनाई थी उसने 12,35,900 रुपए
का अमाउंट जो है वो एज अ फाइन वसूल किया उन दुकानदारों से, जुर्माने के तौर पर 12,35,900 रुपए। 219 केसेस रजिस्टर किए गए हैं, 17 लोगों को उसमें अरेस्ट किया गया है और 35 दुकानें जो हैं, मिल्क शॉप्स जो हैं, उनको सील किया गया है ताकि इस तरह की मुनाफाखोरी ना की जा सके। हुकूमत सिंध का एक बहुत ही अच्छा इकदाम जो अभी तक जारी है, जिसका हम पहले ऐलान कर चुके थे, पूरे पाकिस्तान में सबसे सस्ता आटा इस वक्त हुकूमत सिंध फराम कर रही है और पूरी मीडिया भी विटनेस है और तमाम लोग भी विटनेस हैं कि पूरे सिंध भर में जो 700 सेंटर्स बनाए गए हैं, उन 700 सेंटर्स में दुकानें, स्टॉल्स, दुकानें अलग हैं, स्टॉल्स अलग हैं आटे के, और मुख्तलिफ जगहों पर मोबाइल गाड़ियां खड़ी की हैं जहां से वो सस्ता आटा लोग ले रहे हैं। 65 रुपए फी किलो में इस वक्त आटा सिंध हुकूमत बेच रही है कि जिसको भी खरीदना है वो खरीद ले, और उसके लिए बहुत ही ट्रांसपेरेंट तरीके से ये फराहमी जारी है। और मैं कहता हूं कि ये अल्हम्दुलिल्लाह क्रेडिट सिंध गवर्नमेंट का कि पूरे पाकिस्तान में इस वक्त जो सस्ते में सस्ता आटा जो है वो हमारी सिंध हुकूमत सिंध की आवाम को वो फराहम करे, ताकि इस महंगाई के इस दौर में जहाँ पे इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा उरूज पर है, उसमें लोगों का जो बेसिक नेसेसिटी होती है वो होती है अनाज, वो अनाज उनको जो है वो प्रॉपर तरीके से मुहैया किया जा सके। और इसी मद में जो है वो गवर्नमेंट की तरफ से वो स्टॉल लगाए गए हैं, जिसका काफ़ी अर्से से चल रहा है ये, और ये 3 महीने तक गवर्नमेंट ने जब अनाउंस किया था उसको करे। जो हमारे फूड मिनिस्टर हैं मुकेश कुमार चावला साहब, वो बढ़ चढ़ कर एक एक चीज़ को खुद मॉनिटर कर रहे हैं। जहाँ जहाँ पे ज़रूरत आ रही है कि जी हमारे इलाके तक जो है उसकी कोई रसाई नहीं है, तो वहाँ पे एक्स्ट्रा भी वहाँ पे गाड़ियाँ भेजी जा रही हैं, ताकि हर डिस्ट्रिक्ट में, हर तहसील में, और कोशिश की जा रही है कि हर यूनियन काउंसिल लेवल तक जो है उस आटे की, सस्ते आटे की यकीनी को हुकूमत सिंध वो यकीनी बनाए। इसके साथ जो इस वक्त जो भी, जैसे हमने पहले कहा कि सिंध में इस वक्त इस सैलाब से 786 अमवात हुई हैं। 786 जो अमवात हुई हैं उसमें हुकूमत की जानिब से 10-10 लाख रुपए जो है वो हर उस डिजीज खानदान को जिसके घर में जानी नुकसान हुआ है उसका कॉम्पनसेशन दिया जा रहा है। हालांकि मैं बात फिर दोबारा रिपीट कर दूं, किसी की जान की कोई कीमत नहीं है, किसी की लाइफ की कोई कीमत नहीं है। इंसान की ज़िंदगी बहुत कीमती है, लेकिन क्योंकि एक कुदरती आफत है, एक अलमिया और एक सानिया है, तो उसमें उन मुतासरीन को मुकम्मल तौर पर जो है वो इमदाद फराम की जाए। बिलियंस ऑफ रुपीस फेडरल गवर्नमेंट ने बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के तहत इस वक्त पूरे पाकिस्तान के सैलाब मुतासरीन को दिए हैं। मुझे एग्जैक्टली फिगर सब याद नहीं है, मैंने कहीं सुबह को लिखी भी थी, 60 अरब शायद, 70 अरब रुपए हुकूमत पूरे पाकिस्तान भर में उन मुतासरीन को दे चुकी है। अगर मेरी फिगर थोड़ी गलत हो गई तो उसके लिए मुझे माजरत, लेकिन जहां तक मेरी इंफॉर्मेशन यही है कि 70 अरब रुपए ये जो राशन बैग अभी तक दे चुकी है, और ये प्रोसेस डे टू डे बेसिस पे जारी है। तो जब अवामी हुकूमतें होती हैं, जब अवाम के वोटों से जीतकर जो हुकूमतें आती हैं, जिनको अपने अवाम का ख्याल होता है और जिनको ये पता होता है कि उनको दोबारा वापस उस अवाम के पास जाना है, तो वो इस तरह के अहम फैसले करती हैं। और स्टेट होती वही है जो मुश्किल हालात में अपने अवाम के साथ खड़ी हो। और हमारे पाकिस्तान की अल्हम्दुलिल्लाह, चाहे इस वक्त कोalition की फेडरल गवर्नमेंट हो या पीपल्स पार्टी की सिंध हुकूमत हो, वो इन मुश्किल हालात में अपने सिंध हुकूमत के साथ, अपने सिंध हुकूमत के सिंध में जो ले रहे हैं बासी, उनके साथ हर वक्त हर मुश्किल में खड़े हैं। तो ये थी चंद गुजारिशात जो मैंने कहा कि जी आप मीडिया के आपने जो बताया कि जो घर गिर गए हैं वो नए बनाए जाएंगे या रकम दी जाएगी, ये भी खबर आ रही है कि मुतासरीन को रकम दी जाएगी। देखिए जी, इसमें 2 चीजें हैं। फेडरल गवर्नमेंट की राय यही है कि उनको प्राइम मिनिस्टर साहब की उनको रकम दी जाए,
लेकिन उसके लिए मॉनिटरिंग बनाएंगे। ये नहीं जी किसी का घर गिरा उसको कैश दे दिया आपने, फिर उसने घर नहीं बनाया तो भी इशू होगा। तो उसके लिए ये होगा कि उसको कैश दिया जाएगा और फिर उस कैश के बाद मॉनिटरिंग टीम्स होंगी और वो भी पार्शली कैश दिया जाएगा कि मॉनिटरिंग टीम होगी कि जी अगर उसने प्लिंथ डाल दी है तो प्लिंथ लेवल तक उसको कितने पैसे रिलीज होने चाहिए, अगर उसने जो मैसनरी कर दी है तो मैसनरी तक कितने पैसे मिलने चाहिए, फिर उसने पहली छत डाल दी है तो उसमें फिर क्या उसको पैसे मिलने चाहिए, उसका पूरा ब्रेकअप बनाया जाएगा। उसके लिए ही जो सिंध हाउसिंग कमेटी, पीपुल्स हाउसिंग कमेटी बनाई है, उसका मकसद ही यही है कि उन लोगों को, उन मुतासरीन को पैसे भी मिले और उसके साथ उस चीज की प्रॉपर जो है अकाउंटिंग भी होती रहे। अच्छा, इस वक्त सबसे बड़ा मसला जो है वो निकासी आपका है। ठीक है, राइट बैंक में खासतौर पर अभी तक 3 माह गुजरने के बावजूद अभी तक वहाँ कश्तियाँ चल रही हैं, ठीक है, बीमारियाँ फैली हुई हैं और मलेरिया वगैरह ये सारी चीजें। इस वक्त मेरे ख्याल में सिंध हुकूमत का सबसे बड़ा चैलेंज यही है, क्योंकि आप जितना भी रिलीफ का काम कर रहे हैं, जितने भी ऐलान कर रहे हैं, लेकिन मीडिया फोकस वही कर रही है कि अभी तक बीमारियां फैली हैं, पानी खड़ा है। तो सिंध हुकूमत के पास क्या ऐसी मौसर हिकमत अमली है कि जल्द अज जल्द देखिए जी, इसी नकासी आपको फौरी तौर पर मैंने आपको कहा कि जितनी बड़ी क्लैमिटी थी, जितना बड़ा ये कुदरती आफत थी, और उससे ज्यादा स्पीड में सिंध हुकूमत ने काम किया है। मैंने आपको कहा कि जी 70% पानी नकासी आप उसकी मुकम्मल हो गई, तो इसका मतलब है कि कुदरती सिंध हुकूमत ने उसको फुली फोकस किया और उसको नकासी आपको मुमकिन बनाया। अच्छा, ये बता दीजिएगा सिंध हाउसिंग कंपनी के लिए कितनी रकम मुख्तस की गई? देखिए जी, इसमें पहले तो डेटा अभी तक कलेक्ट हो रहे हैं। मैंने कहा कि पहले कमेटी बनाई गई है, कमेटी में मैंने आपको बताया 5-6 लोगों की कॉम्पोजिशन है। वो जितना भी लोग उसमें जिनके मुतासर होंगे उनको 100% लोगों को वो पैसे दिए जाएंगे। अच्छा शरीफ सर, मेरा एक सवाल, 2 सवाल थे। पहला सवाल तो ये है कि दूध की कीमतों के हवाले से जो आप लोगों ने कर रहे हैं, ये तो हर दफा होता है। दुकानदारों को जुर्माना किया था, दुकानदार इल्जाम आयद करते हैं कि जो पीछे से मार्केट वाले हैं, आती हैं, वहाँ से दूध महंगा होता है। तो ये दूध फरोश हैं, इनके साथ उनको कंट्रोल करना कमिश्नर कराची की जिम्मेदारी होती है, उनको बैठकर उनको कंट्रोल करना डिपार्टमेंट भी उन्हीं के पास है। कमिश्नर कराची का कहीं कोई किरदार नजर नहीं आता। देखिए जी, अगर फिर वो आगे बढ़ते हैं। देखिए, इस मुताबिक थोड़ा बताइएगा कि पूरा मैकेनिज्म है उसको बताइए। दूसरा सवाल बता दें। दूसरा सवाल ये है कि जो बलदियाती इंतखाबात हुए हैं, मुलतवी हुए हैं, उसके बाद बहुत सारी बातें जो है वो आ रही हैं। क्या एमपीएम और पीपल्स पार्टी के दरमियान बलदियाती निज़ाम के ऊपर जो मुज़ाकरात चल रहे थे वो कहाँ तक पहुंचे हैं? आप लोगों ने कमिटमेंट की समरी भी मूव कर दी है, वो समरी मैं जवाब देता हूँ। के बाद हुई है या? अच्छा, मैं आपको बात बता दूं। 2 बातें। पहले आपका वो मिल्क वाला दे दूं कि कमिश्नर कराची बिल्कुल मुतहरिक थे, और जो मैं बता रहा हूँ कि 12 लाख समथिंग का जो जुर्माना किया गया, 35 दुकानें सील की गई, 17 लोगों को अरेस्ट किया गया, तो ये अगर वो मुतहरिक ना होते तो ये चीज़ ना होती। दूसरी बात, और वो ज़ाहिर चीफ मिनिस्टर साहब ने नोटिस लिया, अवामी चीफ मिनिस्टर था, अवाम के वोटों से मुंतखब चीफ मिनिस्टर था, उसको अवाम की एक एक चीज़ का एहसास था। जब आटा महंगा हुआ तो आटे पे बिलियंस ऑफ रुपीस की सब्सिडी देकर आवाम को 65 रुपये फी किलो आटा दिया जा रहा है। जब दूध महंगा हुआ तो फौरी तौर पर उस पर एक्शन लिया जा रहा है। और जहाँ तक आपने पीछे की बात की, डेफिनेटली ये कमिश्नर की, गवर्नमेंट की एक प्राइस कंट्रोल कमेटी होती है, वो असेस करती है कि चले इन्फ्लेशन है तभी चीज़ थोड़ी महंगी हो सकती है, लेकिन एक हद तक आप महंगी कर सकते हो। फिर उस पर गवर्नमेंट एक रेट फिक्स करती है पूरे उस असेसमेंट से कि जी जानवर की फीड कितनी हुई, फिर मिल्क का जो प्रोसेसिंग हुई, फिर मिल्क जो है मार्केट तक आया तो उसकी ट्रांसपोर्टेशन हुई, उसके बाद एक प्राइस असेसमेंट करती है प्राइस कंट्रोल कमेटी। उसके बाद अगर कोई उससे ज़्यादा मुनाफाखोरी करता है या उससे ज़्यादा कोई ज़्यादा मुनाफा कमाना चाहता है तो उसी पे एक्शन किया। आपका दूसरा सवाल था बल्दियात का, एमक्यूएम और पीपल्स पार्टी का। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी तमाम इत्तेहादी जमातों को साथ लेकर चलना चाहती है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का पहले दिन से मौक़िफ़ यही है, हम चाहते हैं कि किसी के अगर ग्रीवेंसेस हैं, जायज़ ग्रीवेंसेस, उसको ख़त्म किया जाए। पीपल्स पार्टी हर वक्त इलेक्शन के लिए तैयार है। जो हालिया इंतखाबात हुए जो आपने देखे, उसमें पीपल्स पार्टी ने 2 सीट्स पे फोकस किया हुआ था, एक मलीर की, एक मुल्तान की। अल्हम्दुलिल्लाह दोनों सीटें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने एक बड़ी अक्सरियत के साथ, बड़े अच्छे मार्जिन के साथ दोनों सीटें जीती, जिसमें पीटीआई को इबरतनाक शिकस्त मिली।
इमरान खान को, जो कि कैंडिडेट था, जो कि कहता था कि जी मैं एक बहुत बड़ा मकबूल लीडर हूं, ये तो सामने हो गया कि जी पीपुल्स पार्टी के सामने इमरान खान कितना मकबूल है। पीपुल्स पार्टी ने पीटीआई के चेयरमैन को, पीपुल्स पार्टी ने पीटीआई के वाइस चेयरमैन को शिकस्त नसीब करवाई। दूसरी बात, बल्दियात की आपने बात की। इन रिजल्ट के बाद डेफिनेटली पीपुल्स पार्टी चाहती है कि कल बल्दियाती इंतखाबात हो जाए, और हमें पता है कि इंशाल्लाह हम कराची में सिंगल लार्जेस्ट पार्टी जो होगी उसके तरफ हम सामने आएंगे। इशू दो थे, पुलिस का इशू था, फोर्सेस का इशू था। सिंध हुकूमत ने कहा कि जी हम लोग सिंध के देही इलाकों से, बाकी जिला से पुलिस को सैलाब की सूरत हाल में, जिसमें 30% ऑफ अभी तक प्रोविंस जो है उसमें पानी मौजूद है, वहाँ पे रिलीफ कैंप्स मौजूद हैं, वहाँ पे रिलीफ का काम जा रहा है, रोजाना की बुनियाद पे राशन जा रहा है, राशन को सिक्योर किया जाता है कि खुदा ना खासा कहीं पे लूटमार ना हो जाए, कहीं पे कोई हुजूम उनको कोई गलत ना हो जाए। कैंप्स को सिक्योर किया जाता है, मेडिकल कैंप्स लगे हुए उनकी सिक्योरिटी है, हॉस्पिटल में लोग आते हैं उनकी सिक्योरिटी है। तो हमने कहा वहां से हम पुलिस नहीं ला सकते। सिंध हुकूमत ने वफाकी हुकूमत को कहा कि बराए मेहरबानी हमें आप वफाक हमें सिक्योरिटी दे, तो हम इलेक्शन 23 तारीख को कराने के लिए तैयार हैं। पहली बात, अगर वफाक हमें सिक्योरिटी नहीं दे सकती तो सिंध हुकूमत ने इलेक्शन कमीशन को कहा कि इसी इलेक्शन को आप 23 तारीख को भले कराएं, लेकिन इसको 2 हिस्सों में कराएं, कि पार्शली आधे कराची में इलेक्शन 23 तारीख को हो जाए, और उसके बाद 3 या 4 दिन बाद आप दूसरी डेट दे दें, हम दूसरे इलाकों में करा लेंगे। तो सिंध हुकूमत कहीं पे भी नहीं भागी। जो भी ये प्रोपेगेंडा जमायत इस्लामी या नाम नेहाद पीटीआई वाले कर रहे हैं, ये सिर्फ प्रोपेगेंडा की हद तक है। अगर सिंध हुकूमत तैयार ना होती तो सिंध हुकूमत कहती थी हमें इलेक्शन कराना ही नहीं है। हमने 23 तारीख को इलेक्शन कराने के लिए मना किया ही नहीं है। हम तो कह रहे हैं कल अगर इलेक्शन कमीशन हमें कह दे कि जी आप इलेक्शन कराएं, वी आर रेडी, हम लोग प्रिपेयर हैं। हमारे वर्कर्स ने अपना इलेक्शन वर्क किया हुआ है, हमारे पॉलिटिकल वर्कर्स ने अपनी पूरी तैयारियां की हुई हैं। हम लोग हर वक्त इलेक्शन कराने के लिए, पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी समझते कि ये आइडियल टाइम है कि हम इलेक्शन कराएं, क्योंकि हमने कराची में भी डिलीवर किया है, सिंध के हर जिले में डिलीवर किया है। तो हमारी तैयारी मुकम्मल थी, लेकिन अब इलेक्शन कमीशन ने उसको पोस्टपोन किया। 15 दिन के बाद इलेक्शन कमीशन डिसाइड करेगी। जो भी इलेक्शन कमीशन का फैसला होगा सिंध हुकूमत को वो मुकम्मल तौर पर कबूल होगा। बारी बारी इसके बाद होगा। अभी आपने क्वेश्चन के हवाले से बताया कि किस तरीके से जुर्माने लगाते हैं। उन जुर्मानों से आवाम को तो कोई फायदा नहीं है। अलबत्ता जो दुकानदार जुर्माना देकर आता है वो अपनी सेटिंग इतनी बनाकर आता है उस पर फुल खुला के देता है। दोबारा उसकी तरफ कोई सिंध हुकूमत का कोई नुमाइंदा या कमीशन की तरफ से कोई बंदा नहीं जाता, तो आवाम उल्टा और मजीद अजियत में आ जाती है। देखिए जी, मैंने फिगर्स बताई आपको, आप शायद लेट आए, अब अभी आए पहले सर। आपने बताइए, लेकिन मैं कहता हूँ और फुल खुला के बेच रहा होता है। अच्छा वो बेच रहा हो तो मैं आपको बता दूं, कम दाम पे नहीं बेचा। एक मिनट, 219 केसेस रजिस्टर किए गए हैं, 35 दुकानें सील की गई हैं, 17 आपका सवाल हो गया, 17 लोगों को अरेस्ट किया गया है। अगर ये मेरे भाई का बैठे बैठे सवाल है, कहा गया कि वेयर इज कमिश्नर कराची, अगर कमिश्नर कराची मौजूद ना होते, ये एक्शन कमिश्नर कराची ने लिया है, ये किसी चीफ मिनिस्टर ने या मिनिस्टर ने नहीं लिया है। चीफ मिनिस्टर के कहने पे चीफ मिनिस्टर ने उसका नोटिस लिया, 2 मिनट, चीफ मिनिस्टर साहब ने उसका नोटिस लिया, जिसकी वजह से कमिश्नर कराची ने ये सारा एक्शन लिया, और उनके एक्शन के नतीजे में ये जुर्माने भी लिए गए। और जाहिर है जब ये जुर्माना एक को होगा तो दूसरा दुकानदार भी होशियार होगा। जी एक जी जी आपने बनाई है प्राइसिंग कंट्रोल की, सेक्रेटरी सार में सीएम साहब उसकी बजट भी होता है। इस पूरे दिनों में हम कल्चरल पे किसी पे नारा होता है, कोई भी बात का मिनिस्टर सेक्रेटरी कहीं नजर नहीं आया तो डिपार्टमेंट है। दूसरा सवाल, हमारे लोगों ने हमारे घरों में बड़ी मेहनत करके डिपार्ट बनाया आर्काइव, और उन्होंने पूरा कहा था कि सिंध की सदियों से जो आर्काइव है उसको इकट्ठा किया जाए अंग्रेजों के दौर से। पर परसों सिंध के कुछ जो दामशों ने शिकायत की है सारे जो है उन्होंने आर्काइव अपने ऑफिस से बनाई है, उस वजह से लाइब्रेरी तक उन्होंने अपना जो है ना उसका अपना दिया है। आर्काइव पे जो तहकीक का, रिसर्च का, फाइनल का आते थे लोग काम करें, वो नहीं होता। अच्छा, पहले आपका सवाल जवाब दे दूं। प्राइस कंट्रोल कमेटी, आप थोड़ा लेट है चांडियो साहब, मैं ये बात कह चुका था कि
रेट्स जो भी किसी भी कमोडिटी के फिक्स की जाते हैं वो प्राइस कंट्रोल कमेटी करती है कि जी किसके कितने जायज रेट होने चाहिए। अगर रेट इंक्रीज हुआ है, मार्केट में कोई इन्फ्लेशन हुई है, डीजल महंगा हुआ है, बाकी चीजें महंगी हुई हैं, ट्रांसपोर्टेशन महंगी हुई है, तो चले इसके ये जायज पैसे हैं। तो वो प्राइस कंट्रोल कमेटी ने रेट्स नोटिफाई किए हैं और प्राइस कंट्रोल कमेटी मुकम्मल तौर पर काम करती है। दूसरा आपका सवाल था आर्काइव्स के हवाले से। आर्काइव्स डिपार्टमेंट में हम मौजूद हैं। पहले आर्काइव्स डिपार्टमेंट पार्ट होता था इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट का, फिर आर्काइव डिपार्टमेंट से अलग होके हो गया कल्चर डिपार्टमेंट में के साथ, और पूरी ज़बरदस्त किस्म की लाइब्रेरी हो रही है, काम हो रही है। मुकम्मल तौर पर रिकॉर्ड को जो प्रीवियस रिकॉर्ड हैं उनको प्रिजर्व किया जा रहा है, तो डिपार्टमेंट फंक्शन कर रहा है। और अभी एक नई भी कंस्ट्रक्शन हो रही है, आर्काइव्स को मजीद एक्सपेंड कर रहे हैं। जी आप इसके बाद बता दीजिएगा, हम देख रहे हैं कि कराची के अंदर डकैत आजाद घूम रहे हैं। कल भी एक पुलिस एहलकार शाहीन कोर्ट में जो तैनात था उसके सीने पर गोली लगी, वो जाबाज हो गया। रोज आए रोज रात में स्नैच चेकिंग हो रही है। डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल के अंदर आए रोज हम देख रहे हैं कि लोग डकैती मज़ामत पर कत्ल हो रहे हैं। इस पर जो है वो सिंध हुकूमत, सिंध पुलिस को किस तरीके से देखिए, सिंध पुलिस मुकम्मल तौर पर काम कर रही है। आपने कहा कि पुलिस का कल एक एहलकार जहां भाग हो गया, मैं कहता हूं पुलिस का वो एहलकार जो डकैती को मुजम्मत करा था वो शहीद हुआ है। और यही है, देखिए जी, कि अगर पुलिस हाथ पे हाथ रखकर बैठी होती तो ये लोग मुजाहिमत नहीं कर रहे होते। पुलिस वाले अपना काम बेहतर तरीके से कर रहे हैं। मैं पहले भी बता चुका हूं, जितने अभी बहुत बड़े वाकयात हुए हैं, जितने बड़े टेररिज्म के वाकयात हुए, अभी रिसेंटली जो चाइनीज डॉक्टर्स का मर्डर हुआ, उसमें जिस तरह पुलिस ने काम किया, और मैंने वो जो प्रेजेंटेशन उनकी देखी है, मैं सलाम पेश करता हूं सिंध की पुलिस को कि जितने एक्टिवली उन्होंने उस पूरे केस को डिटेक्ट किया और एक एक चीज के उन्होंने सबूत है। मैं काफी चीजें मैं देख चुका हूं। अभी वो केस सब जुडिस है, मैं उस पर अभी बात नहीं करूंगा, लेकिन जिस चीज से उन्होंने उसको पकड़ा है कि ये शख्स कौन था, किस तरह उसको पहचाना है, और उसमें सिंध पुलिस के साथ हमारे इंटेलिजेंस एजेंसीज का भी मुकम्मल ताउन था। और सिंध पुलिस ने, सीटीडी ने, आपके जितने बड़े बड़े केसेस हैं, इससे पहले जो कराची यूनिवर्सिटी वाला वाकया हुआ वो सिंध पुलिस ने पकड़ा। डेफिनेटली जो बड़े केसेस जितने हो रहे हैं सिंध पुलिस डिटेक्ट कर रही है, जो स्ट्रीट क्रिमिनल के केसेस भी डिटेक्ट कर रही है। और मेरे ख्याल से अभी 1-2 दिन में शायद आईजी साहब प्रॉपर तरीके से एक इंफॉर्मेशन का एक डिपार्टमेंट पुलिस हेडक्वार्टर में बना रहे हैं, और उनसे हमने ये रिक्वेस्ट की और उन्होंने उस पर अग्री किया, जिस पर उन्होंने काम ऑलमोस्ट कर दिया है कि रोजाना की बुनियाद पर पुलिस कितने स्ट्रीट क्रिमिनल्स को गिरफ्तार कर रही है, कितने लोगों के इनकाउंटर्स हुए हैं, कितनी रिकवरीज हो रही हैं, किस किस चोरी की रिकवरी हुई है, कौन कौन सी मोटरसाइकिल वापस बरामद हुई है, कौन कौन सी गाड़ी वापस बरामद हुई है, कितने मोबाइल फोन बरामद हो रहे हैं। वो डेटा डे टू डे पुलिस के पोर्टल पे भी आएगा और मीडिया को भी मीडिया उसका एक्सेस होगा, ताकि मीडिया को पता चले कि हमारी सिंध पुलिस इस वक्त जिसपे इल्जामात और तोहमतें बहुत लगती हैं, लेकिन वो किस तरीके से वो बेहतर तरीके से काम कर रही है। एक तरफ से आप लेट हाथ उठाए। खान साहब चले गए सुप्रीम कोर्ट, वो कह रहे भाई हम चढ़ाई भी करेंगे और मार्च भी करेंगे। वो सुप्रीम कोर्ट से कह रहे मुझे आप परमिशन दे दें, ये रिपोर्ट हुकूमत को हटा के देंगे। इस बारे में देखिए जी, इमरान खान इस वक्त जो सियासत कर रहा है, मैं समझता हूं कि दिन ब दिन, अगर आप कुछ सर्वेज देख लें, आप इंटरनेशनल सर्वेज पता नहीं कितने लोग फॉलो करते, मैं कर रहा हूं उसको, इमरान खान की मकबूलियत दिन ब दिन अब कम होती जा रही है। लोगों की आंखें खुलती जा रही हैं कि ये बहरूपिया शख्स जिसके कॉल और फेल में मुकम्मल तौर पर है, ये वो बहरूपिया शख्स जो बात एक करता है, तोहमत वो लगाता है, हर चीज में वो खुद उस चीज में मुलवस निकलता है। मुझे कोई एक चीज बता दें, चलें आज मैं ओपन डिबेट कर लेता हूं उधर, भले टीवी चैनल्स उसको ऑन एयर करें या ना करें, कोई एक ऐसा इल्जाम जो इमरान खान ने अपनी किसी मुखालिफ पे लगाया हो और वो काम उसने खुद नहीं किया हो या उस काम में खुद नहीं पकड़ा गया हो। मनी लॉन्ड्रिंग के इल्जाम लगाए मुखालिफों पर, मनी लॉन्ड्रिंग में इमरान खान की खुद साबित हुई फॉरेन फंडिंग केस में। इसी इमरान खान ने अपने मुखालिफों पे करप्शन के इल्जाम लगाए, वो करप्शन के इल्जाम उसके अपने घर से, मैं पार्टी की बात भी नहीं कर रहा हूं, उसके अपने घर से साबित होना शुरू हुए। पाकिस्तान के अवाम ने देखा कि वो गोगी आंटी का क्या रोल था, फिर उसके साथ दूसरी आंटी जो बन्नी गाला में बैठी थी उनका क्या रोल था, फिर उसके साथ साथ वो तीसरी आंटी जो सिलाई मशीनों में काम करती थी
बिलियंस ऑफ रुपीस कमाती थी और न्यूयॉर्क में प्रॉपर्टीज परचेज करती, इसका क्या असर था? एक एक केस पाकिस्तान के अवाम ने देखा। जो दूसरों पे मेगा स्कैम्स की बात करते थे, बीआरटी केपीके में 7 अरब रुपए की किकबैक्स, चीफ मिनिस्टर इंस्पेक्शन टीम ऑफ खैबर पख्तूनख्वा, द गवर्नमेंट ऑफिसर्स ऑफ खैबर पख्तूनख्वा, इट इज नॉट नैब, इट इज नॉट FIA, सूबाई हुकूमत खैबर पख्तूनख्वा के मुलाजमीन की रिपोर्ट थी कि 7 अरब रुपए की सिर्फ और सिर्फ किकबैक्स चली हैं। तो वही शख्स जो सब पे इल्जाम लगाता है चोर डाकुओं के, वही शख्स जो हर इंसान को उसका, मैं वो उर्दू में टेक्निकल वर्ड यूज करता हूं, उसका मंजन इसमें बिकता था कि दूसरों को चोर और डाकू कहो और अपनी पॉपुलरिटी बनाओ और लोगों में ये इंप्रेशन दो कि जी मैं एक पाक साफ फरिश्ता हूं, बाकी मेरे सारे मुखालफिन जो हैं वो चोर और डाकू हैं। तो उस शख्स ने कभी आके बताया, एक दफा मुझे बता दें एक दफा, कि जी हां उसने एक तकरीर की हो जी खैबर पख्तूनख्वा की बीआरटी पे जो करप्शन हुई है वो गलत इल्जाम लगाए या सही इल्जाम लगाए। बिलियन ट्री सुनामी स्कैम सामने आ गए। जितनी दरख्त बताए गए खैबर पख्तूनख्वा में, उतनी जमीन खैबर पख्तूनख्वा में नहीं है। जिस डिस्टेंस में दरख्त लगता है, दरख्त के ऊपर अभी एलिवेटेड दरख्त लग रहे थे, मुझे पता नहीं है कि एक दरख्त फिर उसके ऊपर दरख्त फिर उसके ऊपर दरख्त, लेकिन जो जमीन जितनी खैबर पख्तूनख्वा में, वो सर्वेज ने, दुनिया के सर्वेज ने बोला इतने दरख्त हैं, इतनी जमीन नहीं है खैबर पख्तूनख्वा में जितने उसने दरख्त वहां पर खैबर पख्तूनख्वा के शामिल किए। तो हर चीज में इमरान खान बुरी तरीके से एक्सपोज दिन ब दिन होता जा रहा है। वही शख्स कहता था कि मैं बड़ा मेरिट पे प्राइम मिनिस्टर बना, वही शख्स कहता था मैं अपने फैसले खुद करता हूं, मैं आजाद हूं अपने फैसले करने के लिए, मैं किसी की डिक्टेशन नहीं लेता। और आज वही शख्स आके कह रहा है कि मुझे अगर असेंबली में बिल पास कराना हो तो मैं कहीं और सिफारिश करता था, मुझे अगर अपने कोई सेनेट की इलेक्शन हो तो मुझे कहीं और राब्ता करना पड़ता था, मुझे अगर मेंबरान को असेंबली में बुलाना हो, अपने उसके पीटीआई के मेंबरान असेंबली में नहीं आते तो उसके लिए भी कहीं और गुजारिश करता था कि मेरे मेंबरान पूरे करके दे दो। तो उसकी डोरियां कहां से चल रही थी इमरान खान की? ये एक पपेट था, एक रिमोट कंट्रोल वाला खिलौना था। जब उसको बोलते थे स्टैंड अप तो खड़ा हो जाता था। वो नहीं होता बच्चा जमूरा डुगडुगी, आपने तो इक़्तिदार साहब देखी होगी, वो ये एक शख्स डुगडुगी बजा रहा होता है, बंदर नाच रहा होता है। तो इमरान खान का पूरा इक़्तिदार यही था, डुगडुगी यूं बज रही थी और इमरान खान नाचता था। इस शख्स की शक्ल देखकर कोई एक मुल्क कोई 100 रुपए ना दे। इसके दौर में जितने भी चीजें हुई वो भी इसको कहीं और से मदद मिली। ये शख्स कहता था ना आप सब लोगों के सामने कि मैं डूब के मर जाऊंगा, खुदकशी कर लूंगा, IMF में नहीं जाऊंगा, और वही भीख मांगता रहा पूरी दुनिया में बैठकर। पूरी दुनिया ने देखा। तो ये मुनाफिक तरीन शख्स है। पाकिस्तान की तारीख में जितना मुनाफिक इमरान खान साबित हुआ है कोई और शख्स नहीं है। मुझे ऐसा कोई एक और लीडर बताया जिसके 100% कॉल और फैल में इतने तादाद मिले हो। तो ये शख्स एक नासूर था, ये शख्स इस पाकिस्तान के लिए कैंसर था। इसने वो चीज़ें स्टार्ट की हुई हैं जो कि हमारी आइंदा नस्लें भी उनको भुगतना है। जो गाली गलोच का कल्चर इसने सोशल मीडिया पे शुरू किया, जो बदतमीजी का कल्चर इसने शुरू किया, जिस तरह मैं कह रहा हूं कि मस्जिद नबवी में जिस तरह बैठकर, मतलब इससे पाक जगह मुसलमानों के लिए और कोई नहीं है। और वो लोग आज इसकी वजह से जेलों में पड़े हुए हैं, सड़ रहे हैं, वो पाकिस्तानी मासूम लोग जो इसकी तालीमात के पीछे चले। और यही शख्स अभी कहता है मैं तहरीक चलाऊंगा। मैं कहता हूं इमरान खान में अगर दम है तो तहरीक चला के दिखाए, और अगर इसमें 1% हया शर्म है तो फिर मैं कहूंगा कि कौम के नौजवानों को इस्तेमाल ना करे ये शख्स। अगर 1% हया शर्म है तो अपने बच्चों को बुलाए, उस तहरीक की शुरुआत होनी चाहिए। इसके तीनों बच्चे इसके करें उस तहरीक की शुरुआत, इसकी तीनों बेगमात करें उस तहरीक की शुरुआत, ये 3 औरतें 3 कहानियां, सब ये लोग शुरुआत करें तहरीक को आगे, फिर पता चले कि इनकी तहरीक किस तरह चलती है। लेकिन ये शख्स ना सियासत के काबिल है। इसने मजहब को जो है खिलवाड़ बना के रखा हुआ है इस शख्स ने। आप देखो कि जो मजहब की तौहीन इसने की है, जिस तरह मजहब को पोर्ट्रे करके, जी कभी कोई कान में कहता है कि जी कौन सा कार्ड इस्तेमाल करो, मजहबी टच दो, मतलब ये लोगों को बेवकूफ बनाने के लिए, कभी कभी इस्लामी टच, कभी मजहबी टच। तो ये एक मुनाफिक बहरूपिया शख्स है। इसका मास्क
मैं समझता हूं पेशानी तक उतर चुका है, मजीद मास्क इसका उतरेगा और लोगों को पता चलेगा कि इस जैसा मुनाफिक, झूठा, मक्कार शख्स पाकिस्तान की सियासत में कभी नहीं आया होगा। मेरा सवाल ये है कि कराची में अफगान मुहाजिरों की बहुत बड़ी तादाद रहती है, ठट्टा में रहती है, सिंध के मुख्तलिफ इलाकों की बहुत रहती है। आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने फैसला दिया है कि जो यहाँ पे रहते हैं जो उनके बच्चे यहाँ पे हुए तो उन तमाम को पाकिस्तानी शहरियत दी जाए। इस तरह से तमाम पूरा का पूरा अफगानिस्तान को पाकिस्तान की शहरियत मिल जाएगी, तो यहाँ कराची के शहरियों के हुकूक बन जाएंगे। तो क्या सिंध हुकूमत वफाकी हुकूमत के साथ मिलकर इसकी पटिशन में? देखिए जी, सिंध हुकूमत का एक क्लियर मौक़िफ़ है कि जो भी शख्स गैर कानूनी तारीख़ वतन है उसको वापस जाना चाहिए। जो गैर कानूनी तरीके से, इलीगल तरीके से पाकिस्तान में रह रहा है उसको, उसके लिए एक फेडरल गवर्नमेंट का डिपार्टमेंट है नारा, वो भी कोशिश करेगा, सिंध हुकूमत उससे भी रब्ता करेगी। लेकिन इलीगल कोई भी इलीगल इमिग्रेंट है या इलीगल घुस बैठिया है तो उसको बाहर निकाला जाए। हाँ, देखिए जी, मैं एक अर्ज कर लूँ मेरे भाई कि हुकूमत सिंध चाहती है कि तमाम पॉलिटिकल पार्टी को साथ लेके चला जाए और हर कवानीन में बेहतरी की गुंजाइश है। थर्ड टियर ऑफ गवर्नमेंट को पीपल्स पार्टी के अपने मंशूर में शामिल है। हम चाहते हैं कि जी जो भी इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स हों उनको, जो भी मेयर होता है या जो भी इलेक्टेड कोई डिस्ट्रिक्ट नाजिम होता है या डिस्ट्रिक्ट काउंसिल का चेयरमैन होता है, उसका एक्सेस होना चाहिए तमाम बलदियाती इदारों में, चाहे वो लाड़काना डेवलपमेंट अथॉरिटी हो, चाहे वो सखर डेवलपमेंट अथॉरिटी हो, चाहे वो मीरपुर खास डेवलपमेंट अथॉरिटी हो, चाहे वो हैदराबाद डेवलपमेंट अथॉरिटी हो, चाहे वो मलिक डेवलपमेंट अथॉरिटी हो, चाहे वो लियारी डेवलपमेंट अथॉरिटी हो, चाहे वो कराची डेवलपमेंट अथॉरिटी हो। तो उसमें अगर हम उसको किसी को नुमाइंदगी दे रहे हैं तो मैं समझता हूँ कि उसमें कोई हर्ज नहीं है और उस पर कानून साजी हो रही है, इसका मसूदा डेफिनेटली बन रहा है। अब उस कानून को हम अगर असेंबली चल रही होगी तो असेंबली में पेश किया जाएगा, अगर असेंबली नहीं चल रही होगी तो उसको ऑर्डिनेंस के सूरत में लेकर जाएगा। क्या वजह है कि आपकी इत्तेहादी जमात नून लीग उनके रहनुमाओं ने एक एंटी एस्टेब्लिशमेंट बयानी अपनाया है? क्या इसकी ये वजह तो नहीं है जहाँ वो नून लीग हारी है अपने हलकों में, या ये है कि वो जो बैकडोर राब्ते हुए इमरान खान की मुलाकातें हुई, आर्मी चीफ से कल ख्वाजा सबने का एक मुलाकात हुई है, तो ये वजह तो नहीं है कि बैकडोर राब्ते हैं या हार की वजह जो एंटी एस्टेब्लिशमेंट बयानी? मैं एक बात क्लियर कर दूं कि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हो, एबीसी हो या कोई भी हो, सियासत में एस्टेब्लिशमेंट को ना घसीटा जाए, ना किसी चीज़ में आपने सियासत में उनको इन्वॉल्व करना चाहिए, ना यह अक्लमंदी का तकाजा है। और मैं समझता हूं कि इस वक्त पाकिस्तान की मौजूदा एस्टेब्लिशमेंट जो है वो 100% गैर सियासी एस्टेब्लिशमेंट है। ये इमरान खान जो जलसों में इल्ज़ाम लगाता है, अगर इसको कोई सही इस तरह की एस्टेब्लिशमेंट टकरा जाती जिनको सारा दिन ये जलसों में बैठकर गालम गलूज कर रहा होता है, इल्ज़ाम लगा रहा होता है, तो लग पता जाता है इसको। लेकिन तमाम पॉलिटिकल पार्टी से मैं गुजारिश करूंगा कि हमारे तमाम इदारे अहम हैं, हमें इलेक्शन कमीशन का एहतराम होना चाहिए, हमें अपनी तमाम अदलिया का एहतराम होना चाहिए, हमें अपनी पाक फ़ौज का लिए एहतराम होना चाहिए। तमाम इदारों का एतमाद करें और उनको बराए मेहरबानी सियासत में ना घसीटें। और जो लोग ये कर रहे हैं वो बेवकूफ़ लोग हैं, चाहे वो किसी भी पार्टी से हो, चाहे वो अपोजिशन पार्टी से हो या हुकूमती इत्तेहादी हो। इस्टेब्लिशमेंट, पीपल्स पार्टी की पूरी जिदोजहद एक चीज़ पे है कि इस्टेब्लिशमेंट न्यूट्रल हो। शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा हो या हमारी जितनी भी क़यादत हो, उसने हमेशा एक मौक़िफ़ रखा है कि इस्टेब्लिशमेंट न्यूट्रल हो और हम चाहते हैं कि उनका न्यूट्रल किरदार है। और आज मैं ये कह सकता हूं कि आज पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट न्यूट्रल है। शहीद साहब, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने आसिफ अली जरदारी के खिलाफ 25 साल पुराने केस में अपीलें जो है वो लेने से इनकार कर दिया है, रद्द कर दिया है, उस पर क्या कहेंगे? और 25 तारीख को जो है इमरान खान ने लॉन्ग मार्च करने के हवाले से ऐलान किया है, तो उस पर क्या कहेंगे?
ये ऐलान मैंने नहीं देखा, कब किया है? 25 तारीख को। 25 अक्टूबर की मंजूरी दी थी। आपको किसी को पता है? नहीं, हमें नहीं पता। आप टिकट दिया आपको? अच्छा, खैर मुझे नहीं पता, भले आए करे लॉन्ग मार्च, लग पता जाएगा। मैंने कहा कि अगर इमरान खान लॉन्ग मार्च करता है तो पूरी कौम को ये मैं पैगाम देना चाहता हूं कि बराए मेहरबानी अगर इमरान खान के लॉन्ग मार्च में आपने जाना है तो इमरान खान को बोलें कि कौम के मासूम बच्चों को आगे लड़ाई के लिए ना लेके जाए, अपने बच्चों को आगे रखे, अपने बहन भाइयों को, अपनी बेगमात को, उनको आगे रखे। तहरीक का मजा वो है, ये नहीं कि अपने बच्चे आप लंदन में रखो, अपने बच्चे आप महलों में रखो बनी गाला के, और कौम के बच्चों को बोलो तुम जाओ लाठी चार्ज के लिए, तुम लोग जाओ शेलिंग के लिए, तुम लोग जाओ तोड़ फोड़ के लिए, तुम जाके दुनिया नुकसान करो। ये मैं रिक्वेस्ट करूंगा मीडिया को, और कोई बात हाईलाइट करें ना करें, ये मेरा पैगाम है पूरी कौम को कि पूरी कौम, हर एक की मर्जी है सियासी जदोजहद में कोई जाए या ना जाए, लेकिन जिसको जाना है तो इमरान खान को बोले पहले तुम अपने बच्चों को सामने लाओ और फिर फैसला करोगे कि लोग आएंगे नहीं आएंगे। अगर इमरान खान के अपने बच्चे नहीं आते, उसकी अपनी फैमिली के मेंबर्स नहीं आते उस लॉन्ग मार्च में, तो फिर किसी और को भी जाने की जरूरत नहीं है। आपका दूसरा सवाल था जरदारी साहब का और नैब का। जी, झूठे केसेस नैब ने हमेशा बनाए, सब पे बनाए। आर्म ट्विस्टिंग के लिए नैब इस्तेमाल होती रही है इस मुल्क में, हमेशा होती रही है, और काफी केसेस में नैब को खुद उस चीज का सामना करना पड़ा है। अब 25 साल पुराने केस में जिसमें मोहतरम आसिफ अली जरदारी साहब बरी हो चुके हैं, और मोहतरम आसिफ अली जरदारी साहब जब भी बरी हुए उस वक्त हुकूमत पीपल्स पार्टी की नहीं रही है। ये भी मैं एक बात सबको वाजे कर दूं, आप देखें पीपल्स पार्टी के जितने भी लीडरान हैं, जितने भी केसेस तब खत्म हुए जब पीपल्स पार्टी की हुकूमत नहीं थी। पीपल्स पार्टी ने हुकूमत में आके अपने खिलाफ कोई केसेस विड्रॉ नहीं कराए, कोई केसेस सरेंडर नहीं कराए। तो जब जितने भी अक्विटल मोहतरम जरदारी साहब के हुए हैं वो तब हुए जब पीपल्स पार्टी के मुखालफों की हुकूमत रही है, और ये उनकी मैं समझता हूं कि इखलाकी फतेह भी है जरदारी साहब की और उन तमाम रहनुमाओं की। और बेहतर यह है कि इस तरह के गलत केसेस ना बनाए जाएं, लोगों को तंग बदनाम ना किया जाए। बदनाम करने का टूल जो है वो तो लोगों के लिए नैब बना हुआ था, लेकिन अब उसमें बेहतरी लाई जाए। और जो नैब का कानून वो पाकिस्तान में किसी एक शहरी के लिए, वो नैब का कानून पाकिस्तान में हर शहरी के लिए होना चाहिए। मैं कहता हूं जितना सख्त नैब का कानून बनाना है बना लो, लेकिन उससे एग्जेम्प्टेड पाकिस्तान में कोई हस्ती नहीं होनी चाहिए। अगर वो नैब का कानून किसी ब्यूरोक्रेट पे लागू होता है, अगर वो नैब का कानून किसी पॉलिटिशियन पे लागू होता है, तो वही नैब का कानून किसी जज पे भी लागू होना चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि जी कि हर एक ने जी कि मेरे लिए वो कानून होगा, मेरे लिए वो कानून, बाकी इन 4 लोगों के लिए वो कानून होगा। कानून पूरी दुनिया में कहीं ऐसा कानून नहीं है जो किसी एक शख्स के लिए होना चाहिए। जितने भी लोग इस मुल्क में रहते हैं उनके लिए एग्जैक्टली वो कानून सबके लिए बराबर होना चाहिए। अच्छा शफीक साहब, ये बताएं कि सुबह ये खबरें आई हैं कि तहरीक इंसाफ के सरबराह जो मुबैना ऑडियो के आई है सारी, उन सबको जो है वो अदालतों में रुजू किया है कि आला अदलिया इनकी तहकीकात करे, बकौल उनके कि दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। आप भी इसकी हिमायत करते हैं? देखिए, हमने कहा है पहले दिन से पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ है, हमारी लीडरशिप का मौक़िफ़ है, हम इन तमाम लीक्स के ख़िलाफ़ है। हम नहीं चाहते कि किसी की भी कोई प्राइवेट गुफ्तगू या प्राइवेट सारी चीज़ें वो आनी चाहिए। लेकिन अगर वही शख्स था इमरान खान जो बड़ा फ़ख्र से कहता था कि जी मेरे भी फ़ोन अगर कोई मैं गलत कर रहा हूँ, मुल्क के ख़िलाफ़ कुछ चीज़ कर रहा हूँ, इस तरह की चीज़ हो, लेकिन इमरान खान की जितनी ऑडियो लीक्स आई हैं उसमें इमरान खान इस मुल्क के लिए साजिश करते हुए पकड़ा गया है। जी वकार साहब, देखिए जी, पीपल्स बस सर्विस इस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे तरीके से चल रही है। कुछ रोड्स मोटरेबल नहीं थे, वज़ीर आला साहब ने पैसे रिलीज़ किए, उस पर काम दिन रात जारी है। उन रोड्स पे भी बसेस चलेंगी। एक मज़ीद खुशखबरी है बसेस के लिए, मैं सिर्फ इंतज़ार कर रहा हूँ कि वो सिर्फ बसेस कहीं क्लियर होनी है। वो अगर क्लियर होकर आ गई तो कराची के शहरियों को हो सकता है मैं बहुत जल्द वो खुशखबरी सुनाऊँ, लेकिन ये प्रोसेस में हर चीज़ में डिले होता है।
होॾां हू ॿियो वेठो आहे हिकिड़ो रूही चैनल वारो, मूंखे चए थो त पंहिंजो सिराइकी में बि ॻाल्हाए। हा इंग्लिश में सवाल ही आहे त तव्हांजो जेको बदियाती निज़ाम आणियो पिया उन में तव्हां करण छा पिया वञो जी? कहिड़ी तरमीम पिया कयो? कहिड़ी तरह मेयर खे कहिड़ा वधीक इख्तियार ॾियो? साईं मुंहिंजो इहो चवण जो आहे त जेके बि बलदियाती इदारा आहिनि उहे ख़ुदि मुख़्तार हुअणु घुरिजनि। पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा जे दौर में हिकिड़ो मंशूर ॾिनो हो, न मंशूर में 3rd tier ऑफ गवर्नमेंट मतिलबु इख़्तियारात खे वधि में वधि हेठी सतह ते मुंतक़िल थियणु घुरिजे। ऐं इहा जेकॾहिं लाड़काणे जे मेयर खे इहो एक्सेस हुजे त उहो मेंबर हुजे लाड़काणा डेवलपमेंट अथॉरिटी जो, सखर जो मेयर सखर डेवलपमेंट अथॉरिटी मेंबर हुजे, मीरपुर ख़ास जो मीरपुर ख़ास डेवलपमेंट अथॉरिटी मेंबर हुजे, नौशेरे फ़रोज़ जो नौशेरे फ़रोज़ जी डेवलपमेंट अथॉरिटी जो मेंबर हुजे, हैदराबाद जो हैदराबाद में हुजे, कराची जो मेयर कराची डेवलपमेंट अथॉरिटी जो मेंबर हुजे, ऐं मलीर जो मलीर डेवलपमेंट अथॉरिटी मेंबर हुजे, त उन लाइ पीपुल्स पार्टी कानून साज़ी करे पई। जेकॾहिं असेंबलियूं हलंदियूं रहंदियूं मतिलबु सेशन हलंदो, हीअ सभु माण्हू बोर्ड में आहिनि, त उहो असेंबली मां पास करायो वेंदो। जेकॾहिं उहो सेशन न हूंदो त उनखे ऑर्डिनेंस जे ज़रिए आंदो वेंदो। मुंहिंजी इल्तिजा चांडे साहिब सां इहा आहे। महिरबानी साईं। Thank you.